एक मिनट, लाइव ये हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार आप सभी लोगों का, और सोसाइटी फॉर कॉम्युनल हार्मनी की तरफ से आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्र अदा। जैसा कि आपको पता है, ये आभासी गोष्ठी डॉक्टर संदीप पांडे के सत्याग्रह उपवास के समर्थन और सर्वधर्म प्रार्थना सभा के लिए बुलाई गई है। तो आज की जो आभासी गोष्ठी है, इसको शुरुआत करने से पहले एक गांधी संगीत, एक इन्वोकेशन सॉन्ग हम प्ले करना चाहते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। रे म ग रे सा ग म प म ग। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। सकल लोक मान सहुने वंदे, निंदा न करी केनी रे। सकल लोक मान सहुने वंदे, निंदा न करी केनी रे। वाच काछ मन विषयाए, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य ना बोले, जिह्वा थकी असत्य ना बोले, पर धन नव झाड़
स्वीकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे अतिथियों का प्रोफेसर संदीप पांडे जी, सोशल एक्टिविस्ट, कृपाल भाई, शशि शेखर सर, ये मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय राव साहब, आनंद वर्धन जी, डॉक्टर सुनीलम, अमिता जी, फैसल खान। ये जो आइडिया है इसके सूत्रधार हमारे फैसल भाई रहे हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मेधा जी शायद जुड़ नहीं पा रही है, तो मैं कृपाल भाई से आग्रह करूंगा कि वो आगे का मंच संचालन करे। कृपाल भाई। कृपाल भाई हैं तो? हाँ, कृपाल भाई जी तो जी, मैं हूँ। सभी साथियों को जिंदाबाद। थोड़ा पावर आउटरेज है इसलिए कैमरा वगैरह बंद है। सभी साथियों को जिंदाबाद। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिल्किस बानो बहन के साथ जो अन्याय हुआ और उसके बाद जिस तरह से वर्तमान समय में उनके जो गुनहगार हैं उन सभी लोगों को एक तरह से सरकार ने छोड़ दिया और अन्याय हुआ। मतलब न्याय जो उनको मिला था बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष से, एक न्याय व्यवस्था के थ्रू उनको जो न्याय मिला था वो एक तरह से छीन लेने का काम हुआ। और इसी कारण से संदीप जी ने बिल्किस बानो हमें माफ करो एक यात्रा निकाली जो पिछले कुछ दिनों चलनी थी और 4 तारीख तक उस यात्रा को चलना था। लेकिन गुजरात प्रशासन ने सभी यात्रियों को डिटेन किया। एक बार नहीं, 2 बार किया। और उसके बाद उन सभी यात्रियों को एक तरह से हिरासत में लेते हुए अहमदाबाद ले जाकर छोड़ दिया। तो यात्रा जो मूलतः 9 दिन चलने वाली थी वो 2 ही दिनों में अहमदाबाद पहुंच गई। और संदीप जी ने उसके बाद एक सत्याग्रह फास्ट चालू किया जिसके समर्थन में हम सब आज इकट्ठा भी हुए हैं। और हम सब आगे उसमें किस तरह से भूमिका रख सकते हैं, कौन कौन क्रमिक अनशन रखना चाहेगा या समर्थन में अनशन रखना चाहेगा, ये इस तरह की बातें भी रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी जुड़े हैं वो डिटेल में इस बारे में बात रखें। और संदीप जी जुड़े हैं क्या? जी जी, संदीप जी भी जुड़े हैं। जी और मैं जुड़ा अभी हूँ। प्रोफेसर आनंद कुमार का भी वीडियो आ गया है, तो अच्छा, तो हम सोचे। रणधीर भाई मुझे लगता है पहले आप प्रोफेसर आनंद कुमार का जो संदेश है वो चलाएं जी और उसके बाद फिर हम संदीप जी से डिटेल में पूछें। आज आज उनका फास्ट का शायद 5वां दिन है, तो जी वो डिटेल से पूरी यात्रा के बारे में और अपने फास्ट के बारे में रखें और उसके बाद फिर हम लोग अपने समर्थन की बात और जो भी आगे बात है वो रखें। तो मेरे ख्याल से प्रोफेसर आनंद कुमार का आप वो चलाएं। निंदा है कि हमारी एक प्रादेशिक सरकार ने अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए कुछ बलात्कारियों को तथाकथित अच्छे आचरण के आधार पर जेल से रिहा किया है। दुनिया के तमाम सभ्य देशों में हत्या के बाद बलात्कार को ही सबसे खतरनाक, असामाजिक और दंडनीय अपराध माना जाता है। बलात्कारी को आप कैसे
रिहा रणधीर जी वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही। पहले कई बरस की अदालती कार्रवाई के बाद तो ये इनको सज़ा मिली थी, और उस सज़ा में भी आपने राजनीतिक हित और अहित का ध्यान रखते हुए इन लोगों को रिहा किया। देश इसके लिए न्यायपालिका की क्या भर्त्सना करे, लेकिन कम से कम पीड़िता से क्षमा मांगने का कर्तव्य है। इसी राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम लोगों के बीच के एक नायक, सुशिक्षित और अति प्रतिष्ठित डॉक्टर संदीप पांडे ने बिल्किस बानो हमें माफ़ करो की यात्रा निकालने का संकल्प किया था। आज़ाद देश है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सरकार की कार्रवाई के बारे में अगर हम कोई पदयात्रा करें और पीड़िता के पक्ष में खड़े हों तो हमें इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। डॉक्टर संदीप पांडे ने सरकार के इस कार्रवाई के खिलाफ अनशन का फैसला किया, और क्या कर सकते हैं। एक अहिंसा प्रेमी नागरिक, गांधी मार्गी सामाजिक कार्यकर्ता और सचेत देशभक्त भारतीय संदीप पांडे की इस उपवास की कोशिश, इस उपवास के निर्णय के साथ सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भावना समाज पूरी तरह से एकजुट है। हम अपने मुख्य नायकों में से एक डॉक्टर संदीप पांडे का सम्मान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि जब देश का इतिहास लिखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों को ये जानकर गर्व होगा कि एक तरफ सरकार राजनीतिक कुटिलता के कारण अपराधियों को, बलात्कार के अपराधियों को क्षमा दान करती है, और दूसरी तरफ नागरिक स्वर के प्रवक्ता के तौर पर एक गांधी मार्गी संदीप पांडे, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महामंत्री, उन्होंने विरोध यात्रा का तय किया। विरोध यात्रा की जब अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने उपवास का फैसला किया। ये सत्याग्रह के रास्ते पर चलने वालों की असली कोशिश है, और हर सत्याग्रही को, हर अहिंसा समर्थक को, हर सांप्रदायिक सद्भावना के कार्यकर्ता को इसका समर्थन करना है। हमें आशा है कि सर्वधर्म प्रार्थना के जरिए हम नागरिकों के पक्ष में इस बात को रख सकेंगे, नागरिकों की तरफ से सरकार को भी ध्यान दिला सकेंगे कि दुनिया के तमाम धर्मों में भी क्षमा तो है, लेकिन उन अपराधियों के लिए है जिनका पश्चाताप का भाव हो। ये जान करके और घबराहट होती है कि इन बलात्कारियों में क्षमा के लिए तो कोई याचना हुई ही नहीं, कोई शर्मिंदगी जागी नहीं, बल्कि इनके तथाकथित समर्थकों ने, जो कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, सांप्रदायिक संगठनों के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने माला पहना करके, माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया। बलात्कार माल्यार्पण की चीज़ है। ये संगठन के इतिहास में बहुत बड़ा धब्बा बन गया है। आज तक भारत के तमाम विचारधारा के संगठनों के बीच में से ये अकेले मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने बलात्कार करने वालों को सम्मानित किया, उनको माल्यार्पण किया, उनका अभिनंदन किया। बिना सर्वधर्म प्रार्थना के शायद हम सामूहिक विवेक को जगा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं इस सर्वधर्म प्रार्थना के प्रयास का स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी की अपील है कि हम हिंसा से विरत हों, घृणा से दूर जाएं, और नफरत करने वालों और नफरत की आग फैलाने वालों को रोकें। उनका हम सहयोग न करें, उनसे असहयोग करें, और असहयोग का सबसे विनम्र तरीका उपवास है। डॉक्टर संदीप पांडे का अभिनंदन, उनके साथ जुटे हुए साथियों का प्रणाम, और सामाजिक एकता के लिए, नफरत को दूर करने के लिए लगे सभी छोटे बड़े संगठनों को सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी का सलाम।
अब कृपाल भाई, अब संदीप भाई को कृपाल भाई की आवाज नहीं पहुंच पा रही कुछ तकनीकी वजहों से। आप तो देखिए। मैं आप आदरणीय जी आदरणीय संदीप पांडे जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने विचार को हमारे सामने रखें। जी आदरणीय संदीप पांडे जी। जी नमस्ते सभी साथियों को आदाब। अ, मैं जैसा कि कृपाल भाई ने बता ही दिया है, 26 सितंबर से यात्रा निकलनी थी रंधीकपुर से, जो बिल्किस बानो का गांव है। उसके पहले हम जाके बिल्किस बानो को मिले भी थे। अभी वो सार्वजनिक रूप से कहीं कार्यक्रमों में नहीं आ रही हैं, लेकिन उसी इलाके में रह रही हैं। बहुत जैसा कि समझा जा सकता है, अंदर से तो वो आहत महसूस कर ही रही होंगी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जब हमारी मुलाकात हुई तो वो एकदम सामान्य जो है रूप से वो मिली। वो और उनके पति, असल में जब उनका मुकदमा चल रहा था तो वो कुछ समय लखनऊ में भी रही थी, चूंकि उनकी जान को खतरा था। मैं तो उस समय नहीं मिला था, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चे वहां जाते थे जहां वो रहती थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जान के कि जो उनके पति हैं याकूब, उनको जब उन्होंने मुझसे पूछा कि चैतन्य कैसा है, उनको मेरे बेटे का नाम मालूम था, तो उन्होंने वो तो बड़े सामान्य तरीके से मिले। तो मैं सोच रहा था कि हम लोग क्या इनको कोई सहानुभूति या ताकत देंगे, ये तो इनसे मिल के हमें ताकत मिली कि वो अपनी लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ये लड़ाई कठिन है, ये न्याय मिलना वर्तमान सत्ता के दौर में, और इसलिए मेरे ख्याल से वो मानसिक रूप से तैयार हैं एक लंबे संघर्ष के लिए। लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी 3 साल की लड़की को वहीं उसके सामने मारा गया, उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मर गया, और उसके परिवार के कुल मिला के 14 सदस्यों को मारा गया। माँ का, बहनों का भी बलात्कार उसकी आंखों के सामने ही हुआ। उसे भी मार के ही छोड़ दिया गया था। ये मान लिया गया था कि वो भी मर गई है, वो तो इत्तेफाक से बच गई। तो जब दिल सहम जाता है कि इतना क्रूर अत्याचार किसी के साथ किया गया हो, और आज वो भी जब आपसे मिलता है तो बहुत सामान्य तरीके से मिलता है। इसके लिए अंदर से बहुत कलेजा मजबूत होना चाहिए। अंदर से जो मजबूती मैंने देखी बिल्किस बानो और उसके पति याकूब के अंदर, तो हमें उनसे हिम्मत मिली। हम क्या उनको सहानुभूति देने जाते। तो उसके बाद फिर यात्रा की शुरुआत के लिए हम लोग जब पहुंचे गोधरा, तो 25 तारीख को प्रेस वार्ता हुई। उसके बाद हम लोग एक जगह रुके थे, वहां से हम लोग खाना खाने गए थे। स्थानीय सभासद हैं हनीफ कलंदर, और 10:15 बजे रात को पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से इस तरह से घेर लिया मान लो किसी अपराधी या माफिया को पकड़ने आए। और हम 7 लोगों को पकड़ के ले गए, जिसमें 2 महिला साथी थी, नूरजहां दीवान और तनुश्री गंगोपाध्याय, जो वरिष्ठ पत्रकार रहे। और हनीफ कलंदर को भी जब पकड़ा उन्होंने, तो उस इलाके में सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल के आ गए, नारेबाजी होने लगी, और लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलों में पुलिस के वाहनों का पीछा किया। थाने के बाहर भारी भीड़ जुट गई,
और ऐसा लगा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। लेकिन पुलिस ने एकमात्र बुद्धिमानी का काम उस दिन ये किया कि उसके बाद हनीफ कलंदर को उसके घर पहुंचाए, नहीं तो उस दिन कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। लेकिन हमने पुलिस से बाद में कहा कि आपको ये स्थिति को अगर आपने बिगाड़ा है तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर आप हमको फोन करते, जब भी आपका फोन आ रहा था हम तो अपनी लोकेशन आपको बता रहे थे, तो आप अगर हमें बुलाते तो हम खुद थाने आ जाते। लेकिन इस तरह से पुलिस फोर्स लेके आना, आप जैसे किसी बड़े माफिया अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, इससे तो आप ही ने माहौल बिगाड़ा। तो खैर हनीफ कलंदर घर चले गए। दोनों महिलाओं को भी, चूंकि वो रात को लाए थे, 6 बजे के बाद आप थाने में किसी महिला को ला नहीं सकते हैं, इसलिए उनको भी घर पहुंचाना पड़ा। हम बाकी जो 4 लोग थे और एक वकील साहब नरेंद्र परमार को उनके घर से गिरफ्तार करके, और फिर उन्हें हम सबको गोधरा शहर से बाहर 15 किलोमीटर दूर एक थाना है कांकनपुर, वहां ले जाके रख दिया गया, ताकि हम मीडिया से बात न कर पाए, क्योंकि मीडिया वाले लगातार थाने पे आ रहे थे और हम लोग के बयान ले रहे थे। तो ये पुलिस नहीं चाहती थी। हम लोग कांकनपुर चले गए, जहाँ पे कि हम लोग को रात भर रखा गया थाने पे, और अगले दिन सुबह फिर हनीफ कलंदर, नूरजहां दीवान और तनुश्री गंगोपाध्याय को वापस थाने पे लाया गया और वहां से छोड़ा गया कुछ देर के बाद, क्योंकि फिर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी और फिर सब लोग कांकनपुर आए। कांकनपुर में हमको 3 बजे के करीब ये कहा गया कि आप गोधरा न जाएं, गोधरा में तनाव हो गया है, जिसके लिए मैंने फिर उनको दोहराया कि इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, आप गोधरा से बाहर चले जाएं। तो हमने कहा ठीक है, आप हमें गोधरा की सीमा पे छोड़ दीजिए, हम वहां से पदयात्रा शुरू कर देंगे। और ऐसा हमारा एक पुराना अनुभव है, 2018 में भारत पाकिस्तान मैत्री और शांति के लिए पदयात्रा जब हमने निकाली थी, तो इसी तरह से साबरमती आश्रम में डिटेन किया गया था और फिर रानिप थाने से शाम को छोड़ा गया था और कहा गया था कि अहमदाबाद की सीमा से बाहर चले जाइए। और फिर हमने गांधीनगर की सीमा से यात्रा शुरू की थी और वो यात्रा फिर सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी नडा बेट बॉर्डर पे, जिसमें नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बहन भी आई थी आधे घंटे के लिए, और उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया था और ये कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती और शांति स्थापित हो। तो हमें लगा था कि शायद गोधरा के बाहर से उसी तरह हमारी यात्रा फिर अहमदाबाद तक चली जाएगी, लेकिन हमारा सोचना गलत था। जैसे ही हम करीब 1.5-2 किलोमीटर चले होंगे और गोधरा का जो जिला है पंचमहल, उसकी सीमा हमने पार की। बीच में एक नदी पड़ती है, महिसागर नदी। महिसागर नदी को पार करते ही खेड़ा जिला आता है। खेड़ा जिला में जब हमने प्रवेश किया तो वहां खेड़ा जिला की सेवलिया थाने की पुलिस खड़ी थी और हमें फिर वो अपने थाने ले गई। वो रात हमारी सेवलिया थाने में बीती और हमें लगा कि शायद ये यात्रा एक थाने से दूसरे थाने की यात्रा हो जाएगी। लेकिन अगले दिन सुबह हम लोगों को सबको रात में तो फिर हम लोग के सोने का इंतजाम हुआ, और तनुश्री को, चूंकि अब वो अकेली महिला रह गई थी, नूरजहां अभी भी गोधरा में थी, तो तनुश्री का क्या किया जाए, तो उनको ये बोला गया कि आपको आपके घर पहुंचा देते हैं अहमदाबाद। लेकिन उन्होंने चालाकी ये की कि उनको अहमदाबाद पहुंचाने के नाम पे एक होटल में जाके ठहरा दिया, जहां 3 महिला पुलिसकर्मी उनके साथ उस कमरे में रही रात भर। तो वो हमको ऐसा, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे हम कोई बहुत बड़े अपराधी हों या भाग जाएंगे। कोई उठ के अगर बाथरूम भी जाता था तो पीछे पीछे पुलिस आती थी। मैं सुबह नहा धो के जब अपना कपड़ा फैलाने गया तो पीछे एक पुलिस वाला आया। तो हमें लगा कि पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेंगे, लेकिन खैर उसके बाद
उन्होंने हमको सबको एक वाहन में भर के अहमदाबाद पहुंचा दिया। यहाँ तक कि गोधरा का एक लड़का था नितेश गंगा रमानी, उसको भी वहां पहुंचा दिया। और फिर हमें अहमदाबाद में ओढ़ाव थाने में लेके आए। हमें ऐसा लगा कि शायद वहां डिटेन करेंगे या जेल भेजेंगे, लेकिन वहां लाके उन्होंने छोड़ दिया। मैंने जब यात्रा कांकनपुर थाने में थी तभी उपवास शुरू किया था, ये कहते हुए कि आप अगर हमें पदयात्रा नहीं करने देंगे तो हम उपवास करेंगे। पदयात्रा बिल्किस बानो से माफी मांगने के लिए थी, उपवास प्रायश्चित उपवास था, क्योंकि इस बात का प्रायश्चित करने के लिए कि ये जो घोर अपराध हुआ, इसका तो कोई अपराध बोध उन अपराधियों को है नहीं, क्योंकि जैसा आनंद कुमार जी ने बताया, उनको तो फूल मालाएं पहनाई गई, लड्डू खिलाए गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि गुजरात में जो सामान्य लोग हैं, मुस्लिम तो आहत है ही, लेकिन सामान्य लोग भी इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। और ये सबसे पीड़ादायक है, क्योंकि अगर हम किसी भी मामले में अपने देखने का नजरिया, अगर हम उसको जाति और धर्म के चश्मे से देखेंगे, तो ये समाज को किस ओर हम ले जाना चाहते हैं। ये 11 लोगों को जो छोड़ा गया, एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ये कहा कि उसमें 4 संस्कारी ब्राह्मण हैं, मतलब उनके छोड़े जाने को जायज ठहराने के लिए। तो अगर जिन्होंने गलत किया है उनको हम गलत नहीं कहेंगे और उसको हम जायज ठहराने की कोशिश करेंगे, या राजनीतिक चश्मे से देखेंगे और उसको सही मानेंगे। और यही इसीलिए छोड़ा गया है क्योंकि गुजरात में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि जो उसके अपने कार्यकर्ता हैं उनको वो सजा नहीं होने देगी, सजा होगी तो छुड़ा लेगी। और इसके पहले भी आपको बता दें कि नरोडा पाटिया नरसंहार, जिसमें सभी मुस्लिम थे जो मारे गए थे, ये उस समय नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे कि सरकार की एक मंत्री माया कोडनानी जो डॉक्टर थी, उनको सजा हुई, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। बाबू बजरंगी नाम के एक आदमी को सजा हुई, उसको भी बाद में पैरोल मिल गई और वो भी जेल के बाहर है। तो ये गुजरात का नजारा अजीब है कि जो अपराध किए हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं, वो सब जेल के बाहर हैं। और आप देखिए किस तरह से बताया गया कि तीस्ता सेतलवाद ने साजिश की है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और साजिश का क्या किया था उन्होंने कि जो एहसान जाफरी साहब जो कांग्रेस के सांसद थे मारे गए थे, उनकी पत्नी जकिया जाफरी की वो मदद कर रही थी कि उनको न्याय मिले। तो ये कह के कि वो साजिश कर रही हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। आरबी श्री कुमार जी पुलिस के जो यहाँ महानिदेशक रहे, बहुत सज्जन आदमी है, ऐसा बताया जाता है कि इतने विद्वान हैं कि संस्कृत में भाषण दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला। इन दोनों को जमानत मिल गई है अब, लेकिन संजीव भट्ट अभी भी जेल में है, जिन्होंने कोर्ट के कहने पे ये याचिका दाखिल की थी कि जिस दिन गोधरा में ट्रेन जलाई गई, उस दिन शाम को नरेंद्र मोदी के घर पे बैठक में उन्होंने उच्च अधिकारियों से कहा कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने की छूट दी जाए। और इसीलिए 3 दिन तक गुजरात में हिंसा हुई, सांप्रदायिक हिंसा हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो जो लोग इन घटनाओं में लिप्त थे उनको छोड़ा जा रहा है, उनका महिमा मंडन हो रहा है। ये बड़ी पीड़ा की बात है कि ये गांधी का गुजरात है, जहाँ जो पूरी दुनिया में अपने सत्य और अहिंसा के मूल्यों के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ सत्य की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अहिंसा की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हिंसा को जायज ठहराया जा रहा है जाति धर्म के चश्मे से देखते हुए। मतलब अगर ब्राह्मण हिंसा करे तो उसको संस्कारी बताया जा रहा है, और जो घटना है उसको भी
जो है जिस तरह से पेश किया जा रहा है उसमें सत्य को तार तार किया जा रहा है। तो इसके लिए प्रायश्चित करने के लिए समाज की तरफ से कि जो गुजरात में हो रहा है गलत हो रहा है और किसी को तो भाई क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो अगर जो अपराधी हैं वो नहीं मांगेंगे तो हम ही मांगेंगे उनकी तरफ से। ये उपवास शुरू हुआ जिसका आज 5वां दिन है और हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स न्यूयॉर्क ने एक क्रमिक उपवास शुरू कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने भी अपील जारी की कि लोग जगह जगह उपवास में शामिल हों। कल उम्मीद है कि कई लोग उपवास करेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि कन्नौज में हमारे साथी शाहिद अंसारी ने जब एसडीएम को ज्ञापन दिया कि कल वो वहां एक गांधी चौराहे पे बैठ के उपवास करेंगे तो उनको अनुमति नहीं मिली। तो आप सोचिए कि गुजरात में तो अनुमति न मिले ये तो समझा जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी बिल्किस बानो के मामले में उस एसडीएम ने अनुमति नहीं दी और शाहिद अंसारी भी अपने घर से ही कल उपवास करेंगे। लेकिन कृष्ण मुरारी यादव जो जुड़े हुए हैं वो कानपुर से एक साइकिल नहीं वाहन यात्रा लेके जा रहे हैं लखनऊ और कल दिन में 12 से 1 बजे के बीच में लखनऊ के गांधी भवन पे लोग इकट्ठा होंगे। कानपुर से जो लोग आएंगे, लखनऊ से जो लोग जाएंगे, उन्नाव और दूसरे जिलों में भी, मुरादाबाद की बिलारी तहसील पे कई जगहों पे जहां अपने साथी हैं उन्होंने सामूहिक उपवास के कार्यक्रम रखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बानों के बहाने ये जो मूल्यों और आदर्शों को उलट पुलट के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन ने, इस पे बहस हो और समाज ये तय करे कि क्या हम तटस्थ रूप से सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता अपनी बनाए रखेंगे या फिर हम जाति धर्म के नजरिए से राजनीति के चश्मे से देखते हुए ये तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। शायद इसी को पोस्ट ट्रूथ कहते हैं, लेकिन ये अगर इसी का नाम पोस्ट ट्रूथ है खाना क्या बन रहा है? तो फिर ये बहुत खतरनाक खाना चीज क्या बन रहा है? क्योंकि इसका मतलब ये कि हम अपराधी का साथ देंगे और जो निर्दोष हैं उनके साथ हम नहीं खड़े रहेंगे। तो ये एक कोशिश है उन मूल्यों को, आदर्शों को पुनर्स्थापित करने के लिए जिनका ह्रास हो रहा है, जिनका शरण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस पे सोचेंगे, विचार करेंगे और जो भूमिकाएं उन्होंने ली हुई है इस समय किसी राजनीति के प्रभाव में आके, किसी भावना में बह के बड़ी अजीब अजीब बातें लोग कर रहे हैं। आपको 2 सिर्फ उदाहरण दूं। एक, हम लोग जब धरने पे बैठने गए गांधीनगर सत्याग्रह छावनी, थाने पे मेरा आवेदन गया, जो ले जाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम हरेश रावल है। तो पुलिस वाला कहता है कि अरे तुम हिंदू हो, ये जो धरने पे बैठने आए हैं संदीप पांडे ये भी हिंदू हैं, तुम लोग एक मुस्लिम महिला के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? तो अगर कोई यहाँ किसी पीड़ित का साथ दे तो उस पे भी लोग जो है उसको भी हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख रहे हैं। हमारे नितेश गंगा रमानी जिन्होंने गोधरा में जिन्होंने प्रेस वार्ता कराई, हमारा कार्यक्रम कराने वाले थे जब पदयात्रा वहां आने वाली थी, और वो भी हमारे साथ हिरासत में रहे दोनों दिन, दोनों रात को पुलिस थानों पे, और फिर अहमदाबाद हमारे साथ आए। वो एक कोचिंग चलाते हैं जिसका कोचिंग जो मालिक है वहां का, वो उनको बुला के कह रहा है कि देखो तुम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोलना है बोलो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोलना है बोलो, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम वाला मामला है इसमें तुम हिंदुओं की तरफ रहो, तुम मुसलमानों का साथ मत दो। ये जो कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, मानवाधिकार वाले हैं, यही लोग जो है जब मुसलमानों पे अत्याचार होता है तो बोलते हैं, हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो नहीं। तो इस तरह की बातें हम सब ने सुनी है, लेकिन
ये जिस तरह से हो रही है गुजरात के अंदर, ये ज्यादा बड़े पैमाने पे हो रही है। यही शायद गुजरात मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, जिसके बल पे वो सत्ता में है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सोचने का तरीका यहाँ एक लोगों का आ गया है, ये बदलेगा और उनके अंदर की मानवता जागेगी और वो मानवीय आधार पे अपने फैसले करेंगे, अपने निर्णय लेंगे, न कि जाति धर्म के चश्मे से। यही एक उद्देश्य है इस उपवास का, कि लोग सोचें, विचार करें और सही निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर आए। जिस राजनीति के प्रभाव में वो गलत तरीके से सोच रहे हैं, गलत तरीके से चीजों को देख रहे हैं, वो छोड़े, क्योंकि राजनीति तो तात्कालिक है, इसका जो भी लाभ जिसको मिलना है तात्कालिक है। लेकिन अगर हम इस तरह से देखने लगेंगे तो समाज को लंबे समय में बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फिर जब किसी के साथ अन्याय होगा तो हम पहले उसका फिर जाति धर्म देखेंगे, फिर हम तय करेंगे कि हम उसका साथ दें कि न दें। अभी 2 दिन पहले गुजरात में गरबा के कार्यक्रम में, जो आपको मालूम है कि गुजरात में नवरात्रि में गरबा होता है और चारों तरफ उत्साह का माहौल रहता है, और इस उत्सव के माहौल में एक मुस्लिम लड़का किसी गरबा में चला गया देखने के लिए, तो उसके साथ मारपीट की गई कि तुम कैसे आ गए गरबा के कार्यक्रम में। जबकि पहले ऐसा बताया जाता है, नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के पहले गरबा के कार्यक्रमों में मुस्लिम जाते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब रामलीला होती है, उसमें मुस्लिम किरदार जो है अलग अलग भूमिकाएं निभाते थे। कोई राम बनता था, कोई हनुमान बनता था। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, मुसलमान जो है राम हनुमान नहीं बन सकते, बाकी वो कुछ बन सकते हैं। और फिर बाद में ये कहा जाएगा कि मुसलमान उसमें भाग ही नहीं ले सकते। तो हमारे देश में इतनी अच्छी परंपराएं हैं, संदीप जी, एक साझी विरासत है हिंदू मुस्लिम के मिल के रहने की। उसको ये जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको जो ये नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस राजनीति के माध्यम से, वो ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इस नुकसान को रोकना होगा। ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको रोकना होगा और हमें सही चीज को वापस लाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, और आपके हौसलों को हम सलाम करते हैं। तो मैं आदरणीय मेधा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई करें। मेधा जी, आपको पता है ये भक्ति वर्सिटी चलाती हैं और पोइट्री, संगीत, कला के माध्यम से समाज को जनजागरण करने का काम करती है। मेधा जी। जी जी जी। शुक्रिया रणधीर जी। मैं माफी चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोगों ने सोचा था उस तरह से इस कार्यक्रम का आगे का आयोजन नहीं हो पाया, क्योंकि कल रणधीर जी का फोन आया और लेकिन कोई भी हमारे जो भक्ति संगीत और सूफी संगीत के कलाकार थे वो उपलब्ध नहीं थे। तो रणधीर जी ने कहा आप ही कुछ कहें। मैं बहुत सौभाग्य रणधीर भाई, वो उनका मुझे लगता है कनेक्शन वो हो गया ना। रणधीर भाई शायद हाँ हाँ आ गई हैं। हाँ हाँ। तो आदरणीय संदीप भाई जी और आदरणीय आनंद सर जी, हम लोगों के लिए इस वक्त में उम्मीद के बहुत बड़े सितारे हैं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि न केवल राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने गांधी को और बुद्ध को जीने की कोशिश की है। तो मैं इन दोनों शख्सियत से ही प्रेरणा लेकर और ऊर्जा लेके एक क्योंकि मैं रास्ते में भी हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तो एक ख्वाजा फरीद की का एक कलाम है वो आप लोगों के साथ सामने रखना चाहूंगी। लेकिन कल रात जब मैं सोच रही थी कि
क्या किया जा सकता है, क्या इस पूरे हालात में, जबकि चारों तरफ निराशा ही निराशा है। तो थिक नथ हन जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वियतनाम के, उनकी कुछ पंक्तियां मेरे सामने आई, तो जिसमें उन्होंने कहा है कि उसमें उनसे यही सवाल किया गया था कि चारों तरफ युद्ध है, छोटे युद्ध, बड़े युद्ध हैं, तरह तरह की हिंसा है। ऐसे में जो बाहर इतना ज्यादा दुख पसरा हुआ है, तो उसमें क्या किया जाए। तो एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट हम जैसे साथियों के लिए ही उनका ये पैगाम था कि सबसे पहले तो, क्योंकि हम सब चिंताग्रस्त हैं, हम सब गहरे स्तर पे दुखी हैं, लेकिन दुख जो है और हमारी चिंता जो है, वो हमारी ऊर्जा को ना खत्म कर दे, और क्योंकि हमारा बना रहना बहुत जरूरी है। तो मैं इस मंच से सभी अपने साथियों को जो एक सत्यम शिवम सुंदरम वाले हिंदुस्तान का सपना देखते हैं, उन सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें स्टिलनेस में आना होगा, और अपने जैसे गांधी ने किया, जैसे संदीप भाई कर रहे हैं, जैसे आनंद सर कर रहे हैं, कि उन्होंने बहुत सात्विक ढंग से अपने अंदर के आक्रोश को बहुत क्रिएटिव रचनात्मक रूप दिया है सारी जिंदगी। तो वो हमें करने की जरूरत है, क्योंकि वाकई निराशाजनक स्थिति बहुत ज्यादा है, और वैसे में दुख तो सालता है और बहुत गहरे तक तोड़ता है, और ये दुख का सिलसिला व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक सभी जीवन में, तीनों तरह के जीवन में व्याप्त है आज के समय में। मैं ये कहना चाहूंगी दूसरी बात, कि जब भी मैं हिंदुस्तान का तस्वुर करती हूँ कि हिंदुस्तान को कैसे देखा जा सकता है, तो मेरे पास सिर्फ दो शब्द आते हैं। वो दो शब्द हैं सार्वभौम, प्रेम और एकत्व। जो और यही हिंदुस्तान की असली पहचान है, और जिसको संदीप भाई, आनंद सर और बहुत सारे साथी हमारे साथ, जो सब साथी जुड़े हैं, फैजल भाई, ये लोग उसको उसको एक तरह से उस चेतना को जो खोती जा रही है, उसको हिंदुस्तान की सरजमी पे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सभी वैसे साथियों को सलाम कर रही हूँ, और बहुत कुछ आज नहीं है, लेकिन मैं आप सबके लिए एक ख्वाजा फरीद की जो एक नज्म है, एक कलाम है, वो पढ़ती हूँ। एक सेकेंड। हाँ, हो सकता है इसलिए भैया 1 मिनट बातचीत आप बंद कर देंगे क्या? कोई भी अगर ऑन वो खुला हुआ है तो आप बंद कर दीजिए ना काइंडली। ये मेरे भाई साहब जो टैक्सी चला रहे हैं, उनकी आवाज है। मैं 1 मिनट माफी मांग के, 1 मिनट भैया बंद कर दीजिए। हाँ? ये है ख्वाजा फरीद का है। ए हुस्न हकीकी नूर अजल, तेनू वाजिब ते इम्कान कहूं, तेनू खालिक जात कदीम कहूं, तेनू तेनू मुतलक महज वजूद कहूं, हादिस खल्क जहान कहूं, तेनू अलमिया यान कहूं। एक सेकंड। अरवाह नफूस अकूल कहूं। मैं क्या अंग्रेजी में भी इसको पढ़ते जाऊं? अगर साथियों को अगर समझने में दिक्कत हो तो नहीं, समझ में आ बताया रही है। जाए। अच्छा ठीक है। अरवाह नफूस अकूल कहूं, असबाब ईयान निहान कहूं, इम्बूद तेनु ऐन हकीकत महायत, तेनु अर्ज सिफत ते शान कहूं, नूर ए हुस्न हकीकी नूर अजल, तेनु अर्ज कहूं अफलाक कहूं, तेनु नाज नईम जनान कहूं, तेनु तत जमाद नबात कहूं, हैवान कहूं इंसान कहूं, तेनु मस्जिद मंदिर दैर कहूं, तेनु पोथी ते कुरान कहूं, तस्बीह कहूं जुन्नार कहूं, तेनु कुफिर कहूं ईमान कहूं, तेनु बादल बरखा गाज कहूं, तेनु
बिजली ते बारान कहूँ, तेनु आब कहूँ, कहूँ तेनु खाक कहूँ, तेनु बाद कहूँ, नीरान कहूँ, तेनु दशरथ लक्ष्मण राम कहूँ, तेनु सीता सी जनान कहूँ, बलदेव जसोदा नंद कहूँ, तेनु किशन कन्हैया कान कहूँ, तेनु ब्रह्म विश्व विशन गणेश कहूँ, महादेव कहूँ, भगवान कहूँ, तेनी गीत ग्रंथ ते वेद कहूँ, तेनु ज्ञान कहूँ अज्ञान कहूँ, तेनु इब्राहिम हवा शीश कहूँ, तेनु नूह कहूँ तूफान कहूँ, तेनु इब्राहिम खलील कहूँ, तेनु मूसा बिन इमरान कहूँ, तेनु हर दिल दा दलदार कहूँ, तेनु अहमद आलीशान कहूँ, तेनु शाहिद मलिक हिजाज कहूँ, तेनु बायस कौन मकान कहूँ, तेनु नाज कहूँ अंदाज कहूँ, तेनु हूर परी गिहलमान कहूँ, तेनु नौक कहूँ, तेनु तौक कहूँ, तेनु सुर्खी बीरा पान कहूँ, तेनु तबला ते तंबूर कहूँ, तेनी ढोलक सुर ते तान कहूँ, तेनी हुस्न ते हार सिंगार कहूँ, तेनु अश्वा गमजा आन कहूँ, तेनु इश्क कहूँ, तेनु इल्म कहूँ, तेनु वीम यकीन गुमान कहूँ, तेनु हुस्न कभी इदराक कहूँ, तेनु जौक कहूँ बजदान कहूँ, तेनु सकार कहूँ सकरान कहूँ, तेनु हैरत ते हैरान कहूँ, तस्लीम कहूँ तबलीन कहूँ, तमकीन कहूँ इरफान कहूँ, तेनु सुंबल सोसन सर्व कहूँ, तेनु नरगिस नाफरमान कहूँ, तेनु लाले दाग दे बाग कहूँ, कहूँ बुस्तान, तेनु गुलजार कहूँ बुस्तान कहूँ, तेनु खंजर तीर तूफांग कहूँ, तेनु बरछा बंक सनान कहूँ, तेनु तीर खिदान कमान कहूँ। इस तरह से ये पूरा आखिर तक चलता है, बहुत लंबा है ये कलाम। तो बहुत सुंदर तरीके से ये शाम हो सकती थी, पर जल्दी के कारण नहीं हो पाई। पर मैं इस क्षण में आज मैंने भी उपवास रखा है, तो इस क्षण में मैं ये जो भी प्रकृति की शक्ति है, जो सृष्टि है, उसकी शक्ति से ये आह्वान करती हूँ कि न केवल हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जो इंसानियत की भाषा है, जो प्रेम की भाषा है, जो सारे धर्मों के संप्रदायों के, जो सारे राजनैतिक वैचारिक जो खाने हैं, उन सब से पार हम सब मनुष्य उन सब से पार जा सके और अपने भीतर का जो सत्यम शिवम सुंदरम है और अपने भीतर जो प्रेम का दरिया है, अपनी सारी बाहरी परतें जो जाति धर्म धन दौलत भूगोल नस्ल की को बांटने वाली, अपने स्वार्थ की जो से बटने वाली जो सारी शक्तियां हैं, ओहो जो सारी शक्तियां हैं, उनसे नकारात्मक शक्तियां हैं, उनसे हम सब मुक्त हो सके और हम जो सामने वाला व्यक्ति है, जो जिसको हम अदर के रूप में देख रहे हैं, एक तरह से आज मैं इन दिनों काफी आज जो दिन है वो दुर्गा का वो उस रूप का दिन है जिसने रक्त बीज का संहार किया था। तो रक्त बीज के बारे में मैं आज सारे दिन सोचती रही, तो यही सोचती रही कि ये जो हमारे भीतर वो जो कतरा कतरा सोच है नकारात्मकता का, तो वो एक बूंद वो सोच गिरती है तो हजारों रक्त बीज जन्म ले लेते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भीतर रक्त के वो बूंद, सोच की वो बूंद पैदा करें जो पूरी इस धरती के चेतना में सुंदरता सत्यम शिवम सुंदरम का भाव बने और हमारे एक भाव से हजारों हजार लाखों
हो, सत्यम शिवम सुंदरम के देवता हमारे भीतर जन्मे और पूरी धरती पे जन्मे। और ऐसा हो कि ये सब मेरी मतलब हम सबकी ये प्रार्थना है कि ऐसा हो कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में एक विभाजन का की चेतना छाई हुई है, वहां पे केवल और केवल एकत्व की चेतना, कि हम जब भी सोचे ऐसा कुछ जादू हो जाए कि जब भी हम सोचे तो एकत्व में सोचे, सार्वभौम प्रेम में सोचे, और हमारा मूल्य, हमारा धर्म, हमारी राजनीति, हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाएं, अभिप्साएं, सब केवल और केवल मनुष्यता हो, केवल और केवल प्रेम का भाव हो, केवल और केवल समता का भाव हो, कि हम जब भी जहाँ देखें तो जिसे भी देखे वो हमें प्रेम ही नजर आए, जिसे भी हम देखे उसमें हम खुद को ही देख पाए। अगर ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ईश्वर को देख पाए, और अगर हम सृष्टि में की संकल्पना में विश्वास करते हैं तो वो शक्ति देख पाए जो कि इस सृष्टि का निर्माता और पालन करती है। तो उस शक्ति को देखें, अब स्वयं को देखें और प्रेम को देखें, तो हम जहाँ देखें वहाँ केवल सत्यम शिवम सुंदरम हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात रखना चाहती थी आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन भाई, अभी अमिता एक जी। संदीप भाई ने कुछ चिट्ठी लिखने का भी काम किया है, वो एक थोड़ा सा बता दें सबको, काफी लोग हैं और लाइव भी जुड़े। और दूसरा मुझे लग रहा है जब संदीप भाई का 4 को उपवास खत्म हो तो हम लोग भी ऐसे ही जुड़ जाएं उस समय, अगर वो कुछ उसका समय हो तो। फैजल, एक निर्णय यहाँ लिया गया है, 4 जी, के बजाय उपवास कल ही खत्म किया जा रहा है, अच्छा क्योंकि 2 को सही है, बहुत 2 अच्छा, को, बहुत अच्छा। जी। आ, चिट्ठी उसमें वाला फिर आप बता दीजिए तो। उसमें एक व्यवहारिक कारण ये था कि 16 अक्टूबर को यहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम एकता पे कार्यक्रम बिल्कुल का आयोजन है। तो बिल्कुल, अमिताभ बुद्ध जी का कहना था कि जब तक उपवास चलेगा आपका, फिर हम लोग उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। साथियों का सुझाव था कि आगे के कार्यक्रमों की तैयारी के लिए 2 अक्टूबर एक अच्छा दिन है, दुनिया भर में लोग करेंगे। तो चूंकि 4 की घोषणा हुई है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि अगर कुछ साथी करेंगे भी तो ठीक है, हाँ, जो 4 तक भी क्रमिक उपवास करें। लेकिन हमारा कल दिन में 12 बजे, क्योंकि यहाँ ठीक 2 है, कार्यक्रम भी हैं, मुजाहिद नफीस का एक कार्यक्रम है दोपहर में, जिसमें विजय प्रताप जी भी आए हुए हैं, और शाम को तीस्ता सेतलवाद का एक लेक्चर है एडवोकेट आनंद याग्निक के यहाँ। तो लोग चाहते हैं कि वहां भी हम जाएं, तो ठीक, बहुत इसलिए दिन बढ़िया, में 12 बजे यहाँ अमिताभ बुद्ध जी के घर पे ही, जहां से मैं उपवास कर रहा हूँ, यहीं पे इसका समापन किया जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत मेरे उपवास का। बाकी जो लोग और रखना चाहें 4 तक रखें, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ऐसी घोषणा पहले हुई थी कि जब तक पदयात्रा चलने वाली थी तब तक इसको किया जाए। लेकिन मेरा कल जो है नहीं, बहुत सही है ताकि आगे के काम चालू रहे। जी जी जी। सुनीलम जी भी कुछ अगर कहना चाहें, अपने 2 शब्द तो कहें। जी, सुनीलम जी को हम बुला लेंगे। हाँ, एक हमारी कवित्री भी जुड़ी हुई अच्छा है, ठीक है, ठीक तो है। पहले उनका एक पोएट्री हम सुन लेते हैं, और उसके बाद सुनीलम जी और सुधीर जी भी हैं, और बाकी साथियों को हम रिक्वेस्ट करेंगे बोलने का। जी, डॉक्टर मंजू जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर। आई होप कि मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ। ये बहुत अच्छी, जी आप आप, बहुत हाँ, आवाज दिख सही आ भी रही रही है। हैं, आवाज भी आ रही बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। अब मेधा मैम कुछ दुआओं की, कुछ तमन्नाओं की, कुछ प्रार्थनाओं की बात कर रही थी, तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगी। और ऑब्वियसली जो भी कुछ हो रहा है तो किसी ना किसी मकसद से होता है। अगर उपवास रखा जा रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद है। तो उसी मकसद, जो कि ऑब्वियसली एक तरह की दुआ है, तो मैंने एक कविता लिखी थी दुआओं पे, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ। अ, अगर कुछ कर नहीं सकते, झोलियां भर नहीं सकते। अगर कुछ कर नहीं सकते, झोलियां भर नहीं सकते। दुआएं दे तो सकते हैं, दुआएं ले तो सकते हैं।
अगर कुछ कर नहीं सकते, झोलियां भर नहीं सकते, दुआएं दे तो सकते हैं, दुआएं ले तो सकते हैं। आत्मा गुनगुनाती है, दुआएं साज होती है। आत्मा गुनगुनाती है, दुआएं साज होती है। जो ईश्वर कहना कुछ चाहे, उसकी आवाज होती है। जलाए धूप में जीवन, तो ये छाँव बन जाती। जलाए धूप में जीवन, तो ये छाँव बन जाती। जो ना सूझे राह कोई, सुगम ये राह बन जाती। दुआएं काम आती हैं, इन्हें लेना नहीं भूले। ये जीवन बनाती है, इन्हें देना नहीं भूले। दुआएं ले तो सकते हैं, अगर कुछ कर नहीं सकते। अब आप सब लोगों को मेरी भी बहुत सारी दुआएं हैं कि जो भी आपका मकसद है, आप सब लोग उसमें सफल हों, और बाकी सब लोगों का भी। ऐसे भी त्योहारों का महीना है, नवरात्र है, और रोशनी का फेस्टिवल आने वाला है। तो वैसे मुझे पता नहीं मेरे पास कितना समय है, तो अगर समय है तो मैं थोड़ा और टाइम ले लूं। हाँ, एक पोइट्री और बोल लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि त्योहारों का मौसम है अभी, टाइम है, तो उस पे एक कविता मैंने अभी लिखी थी कल, रोशनी को लेकर, तो वो ही मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तोड़कर अभिमान अंधी रात का, तोड़कर अभिमान अंधी रात का, सुबह की चौखट से अंदर आ गई है रोशनी। तोड़कर अभिमान अंधी रात का, सुबह की चौखट से अंदर आ गई है रोशनी। रक्त रंजित है रवि की रश्मियां। सुबह होती है, कैसा लाल होता है सन, सूरज, तो उसको कि रात भर उसने शायद लड़ाई करी होगी बाहर निकलने के लिए। रक्त रंजित है रवि की रश्मियां, फिर भी हिम्मत से तिमिर को खा गई है रोशनी। इतनी हिम्मत दिखाई कि रोशनी अंधेरे को खा गई। तोड़कर अभिमान अंधी रात का, सुबह की चौखट से अंदर आ गई है रोशनी। रक्त रंजित है रवि की रश्मियां, फिर भी हिम्मत से तिमिर को खा गई है रोशनी। दिन पे कब्जा करके भी बैठी नहीं। जिन लोगों को होता है ना, जिससे कोई मकसद होता है, तो यहाँ भी दिन पे हो गया, दिन में तो रोशनी होती ही है, अब रात पे भी उसने कैसे कब्जा किया है। तो दिन पे कब्जा करके भी बैठी नहीं, दीप बनकर रात पर भी छा गई है रोशनी। तोड़कर अभिमान अंधी रात का, सुबह की चौखट से अंदर आ गई है रोशनी। सीख ले अब हद में रहना आंधियां। जो रोशनी होती है या कहीं जो अच्छाई होती है ना, उसे किसी का डर नहीं होता। रोशनी को भी किसी का डर नहीं है, इसलिए उसने सबक सिखा दिया है आंधियों को। उसने कहा, सीख ले अब हद में रहना आंधियां, आंधियों को भी हिदायत दे गई है रोशनी। तोड़कर अभिमान अंधी रात का, सुबह की चौखट से अंदर आ गई है रोशनी। एक नन्हा दीप अंधियारे से कुछ ऐसे लड़ा। छोटे सा रोशनी होती है, दूर से अंधेरे में दिखती है, कितना ही घना अंधेरा क्यों ना हो। एक नन्हा दीप अंधियारे से कुछ ऐसे लड़ा, तोड़कर अभिमान अंधी रात का, सुबह की चौखट से अंदर आ गई है रोशनी। तो ये थी मेरी छोटी सी पेशकश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर मंजू जी। फैसल भाई, ये जो प्रोग्राम था इसके सूत्रधार हमारे फैजल भाई हैं। नहीं, सुनीलम जी आप से कहिए ना, सुनीलम जी से। सुनीलम जी शायद दिख नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है। नहीं तो बहुत अच्छा, बहुत सही से हो गया, और वो पहुंच गए। एक चिट्ठी कुछ लिखने का मेल आया है, सभी लोग अगर उसको संदीप भाई बता दें, और फिर इसको हम लोग जी समाप्त कर दें। जी, जी ये तय हुआ है कि ये जो 2 उपवास हैं, एक तो क्रमिक उपवास और कल के दिन
सामूहिक उपवास पूरी दुनिया में। इसके अलावा दो और सुझाव आए हैं। एक तो लोग बिल्किस बानो को चिट्ठी लिखें उसके समर्थन में, पर चूंकि उसका पता अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो चिट्ठियां अमिताभ बुद्ध जी के घर पे भेज दी जाएं। उनका पता एक मेल में दिया गया है, तो अमिताभ बुद्ध जी के पते पे बिल्किस बानो के नाम से उनको समर्थन देते हुए किसी भी भाषा में दुनिया की चिट्ठियां भेजी जाए, तो वो चिट्ठियां यहाँ से बिल्किस बानो को पहुंचा दी जाएंगी। और दूसरा, एक हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ है, ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कि जो 11 अपराधी बलात्कारी हत्यारे छोड़े गए हैं उनको वापस जेल भेजा जाए। तो उसमें भी लोग अपना समर्थन दें ताकि ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर राष्ट्रपति के यहाँ भेजे जा सके। ये 2 अभियान और चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है रणदीप भाई, अब खत्म कर जी, तो आप लोग जो भी हमारे साथ साथ जुड़े, थोड़ा जल्दीबाजी में ये कार्यक्रम बनाया गया था, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो डॉक्टर संदीप जी को सुनना था, उनकी जो साधना है उनसे इंस्पायर्ड होना था। और हम लोग सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के जितने भी साथी हैं और जो भी लोग सद्भावना को लेके और सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज बनना चाहते हैं, आपने उस आवाज में एक बार फिर से जान डाल दी है। और इसके लिए आपका मैं सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रोफेसर मोहिनी मलिक से पूछ लें अगर कुछ बोलना अच्छा चाहे। वो जी, IIT कानपुर में प्रोफेसर प्रोफेसर मोहिनी, इस समय दिल्ली में रहती हैं। और एक देखिए सुधीर जी भी हाथ उठा रहे हैं शायद, तो अच्छा, तो हम इन दोनों बंधुओं का और साथियों का वेलकम करते हैं कि वो अपनी बातों को रखें। जी सुधीर भाई, रणधीर जी, मैं पहले तो केवल बहुत इतना शुक्रिया। कहूँगा नमस्कार। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और आप कभी चिंता ना करें कि थोड़े टाइम से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप 2 मिनट का टाइम देके भी बुलाएंगे तो सैकड़ों लोग आ जाएंगे। हम सब आपके साथ हैं। और मेरे ख्याल में कल का जो एक फास्ट रखने की बात है, सब लोग अपने घर पे फास्ट रखें। कोई 1 टाइम रखे, कोई 2 टाइम रखे, कोई पूरा टाइम रखे, और दुआ करे कि ये देश और समाज सही दिशा में चले। और अपने लिए दुआ करें कि मुझे शक्ति मिले कि मैं उस सही राह में चल सकूं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा योगदान होगा। धन्यवाद। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रोफेसर मोहिनी जी। जी मैं यहाँ पे हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। बहुत अच्छा मुझे कोई खास चीज नई किस्म की तो कहनी नहीं है। मैं सुनने के लिए ज्वाइन मैंने किया मीटिंग, और खास करके संदीप को सुनने की बहुत हमें ख्वाहिश थी। अब और हम क्या कंट्रीब्यूट आइडियाज में तो हम कुछ इस वक्त नहीं कर सकते हैं। मेरी दुआएं ही आप लोगों के साथ है। और जहाँ रहा उपवास और ये सब का काम, वो ठीक ही है। आई थिंक इट्स गुड फॉर द one's own spirit. तो मैं उसमें भी आप लोगों की कामयाबी की दुआ देती हूँ। I hope, Sandeep, you can carry on this very difficult and arduous job that you have given yourself and your whole group. And I'd like to be part of it in whatever manner I can. Shukriya. थैंक यू। अच्छा, एक और सज्जन जुड़े हैं जो मुझे हाल में ही परिचय हुआ, लेकिन मतलब गुजरात के अंदर भी, मतलब एक तो गुजरात वो है जिसका रूप आप देख रहे हैं कि बलात्कारियों हत्यारों को छोड़ा जा रहा है, और इसी गुजरात के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि जब मुझे सार्वजनिक रूप से कहीं बैठने की अनुमति नहीं मिल रही थी, तो अमिताभ बुद्ध जी ने कहा कि आओ तुम हमारे घर पे ही बैठो। हाँ, इनको मैं बहुत पहले से नहीं जानता हूँ, सिर्फ जून में मेरा परिचय हुआ।
और ये देखते हुए कि ये खतरा था कि पुलिस को पता लगेगा तो पुलिस आएगी, हाँ हो सकता है डिटेन करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी शहर में थे कल और एडवोकेट आनंद याग्निक के घर पुलिस पहुंच गई ताकि वो बाहर निकल के कुछ उनका विरोध न कर सके। तो ऐसे गुजरात के अंदर अमिताभ बुद्ध जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने घर पे हमें जगह दी बैठ के उपवास करने के लिए। हमारे साथी गोपाल कृष्ण जी कर्नाटक से आए थे चलने के लिए, ये यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, लगातार यहाँ बने हुए हैं। और एक और शख्सियत की मैं उनका परिचय कराना चाहूंगा, महेंद्र भावसर। इनसे भी मेरा कोई बहुत पुराना परिचय नहीं है। मैं 13 तारीख को अहमदाबाद पहुंचा सितंबर को, और 14 तारीख को सुबह 13 की शाम को पहुंचा, 14 की सुबह को मेरे ऑफिस में आ गए और बोले कि ये 20,000 रुपए आप यात्रा के लिए मेरी तरफ से रखिए। मतलब बिना मांगे आप, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता कि गुजरात के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। और इस उपवास में 2 बार मुझसे मिल चुके। कल शाम को आके इन्होंने मेरा पूरा बीपी नापा, मेरा ब्लड शुगर नापा और मुझे बताया कि आपको जो है खतरा है, इसलिए आप जो है इस उपवास को तुरंत खत्म कीजिए। खैर उपवास खत्म तो नहीं किया गया, लेकिन मैंने ये कहा कि चलिए आप इतनी फिक्र कर रहे हैं मेरी, आपका सम्मान करते हुए मैं थोड़ा शहद ले लेता हूँ ताकि जो शुगर गिर गई थी वो ठीक हो जाए। तो चूंकि सुंदरलाल बहुगुणा जी और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल वगैरह जब उपवास करते थे तो वो नींबू नमक पानी के साथ शहद भी ले लेते थे। तो हालांकि जो बहुत कठोर उपवास करते हैं, मेधा पाटकर जी जैसे लोग, वो तो बिल्कुल शहद या कोई भी ग्लूकोज तो नहीं लेते हैं, लेकिन इनके कहने पे, इनका प्रेम देख के कि ये मेरी चिंता करके रात को 10 बजे मेरा बीपी नापने, मेरा शुगर नापने आ गए थे सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तो मैंने इनके सम्मान में कल शहद लिया ताकि मेरा शुगर ऊपर उठ जाए और वो उठ गया। तो अगर महेंद्र भावसर जी भी कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है। आप कुछ बोलना बिल्कुल चाहें हम लोग महेंद्र? सुनना चाहें। तो और अभी 16 तारीख को जो कम्युनल हार्मनी या हिंदू मुस्लिम एकता पे कार्यक्रम हो रहा है, उस आयोजन में भी वो जुड़े हुए हैं और वो अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं, हॉल से लेके और खाने पीने का इंतजाम वगैरह। तो महेंद्र भाई आप थोड़ा सा, और एक बात और बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उस समय कांग्रेस से अलग हो गए जब राजीव गांधी ने अयोध्या में शिलान्यास करवाया मंदिर का। तो उन्होंने अहमद पटेल को जाके कह दिया कि आज से मैं कांग्रेस से अलग, क्योंकि अब कांग्रेस की गिरावट शुरू हो गई, अब आपने अपने मूल्यों से समझौता कर लिया है, इसलिए मैं अब अपने आप को कांग्रेस से अलग कर रहा हूं। महेंद्र भावसर साहब माइक को ऑन करके थोड़ा सा बोले आप माइक ऑन कर लीजिए। देखिए नीचे नीचे बाईं तरफ स्क्रीन में वो एक माइक है और उस पे लाल रंग का एक जो जो लकीर है, उसको छुएंगे तो माइक ऑन हो जाएगा, उसको क्लिक कीजिए। हाँ बोलिए। अभी अभी आया मेरा आवाज? हाँ हाँ जी आ आवाज आ रही रही हाँ है। है, जी। बोलिए। हाँ हाँ संदीप जी और साथियों, ये जो कौमी सद्भाव का हमारा जो विरासत है वो तो हमारे देश में हजारों वर्ष पुराना है। ये थोड़ा जो बीच का जो अभी समय है, अंग्रेजों के समय से 1905 से जब उन्होंने ये साजिश किया 1857 के विद्रोह के बाद, और ये हमारा जो बिगाड़ दिया थोड़ा। और अभी जो लोग आए हैं पावर में, जो लोग ये माहौल बिगाड़ के आए हैं और उन्होंने दूसरा कुछ किया नहीं है, तो ये माहौल बिगाड़ के रख के फिर से यहाँ हमारे ऊपर बैठना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो इनका ये डिजाइन है, ये कम्युनल हेट्रेड फैलाने का। तो हम सब इकट्ठे होके ये इसके सामने जो लोकमत जागृत करना है वो करेंगे। मुझे यकीन है कि वो सुबह जरूर आएगी
उस सुबह का इंतजार करें। हमें कोई निराश नहीं होना है। ये जो हम चालू रखे हैं, संदीप जी जैसे जो हमारे देश में है लोग, जो हमें नेतृत्व कर रहे हैं, डीपी रॉय है हमारे आई कार्ड के, वो भी हमें कर रहे हैं। प्लुरलिस्ट इंडिया का उन्होंने ये शुरू किया है एक प्लेटफॉर्म। तो ये जरूर रंग लाएगा और ये सब अच्छा हो जाएगा। हमारे अच्छे दिन भारत के आ जाएंगे। और मैं बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। अब खत्म करते हैं। हाँ हाँ, नमस्कार, खत्म जी, करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। डॉक्टर आनंद प्रकाश जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो साथियों, नमस्ते सर। बहुत बहुत संदीप जी, अपने धन्यवाद। स्वास्थ्य बहुत का सारे बहुत ध्यान साथी, रखें। शाहिद भाई, कृपाल भाई, आपको सब नमस्ते जी करते जी हैं। जी, फैजल भाई, संदीप जी, सुदीप भाई, बहुत